Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn how to create loan and lease statement, apply garbage cleaning formula, and also learn how to apply IPMT, PPMT, cumulative principal and cumulative IPMT function. So for that, we'll do a question. Okay, so the question reads, you are required to prepare a generalized loan repayment schedule allowing all the four basic inputs to vary in the following format. The periodicity for payment of installment is generalized for bi-monthly, half-yearly, monthly, quarterly and yearly. Fine. Basically, periodicity is what? Periodicity is the number of payment that you are going to make in a year. Correct? And they have said कि हमारी जो periodicity है ईयर के अंदर वो बाई मंथली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली, ईयरली, इन पांचों में से कुछ भी हो सकती है. करेक्ट. एंड देन दे हैव गिवन अस द अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ रीपेमेंट एंड पीरियोडिसिटी. बट क्योंकि उन्होंने बोला है हमें यहाँ पर कि पीरियोडिसिटी इन पांचों में से कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब कि हमें पीरियोडिसिटी के लिए अपने क्वेश्चन में एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा. वो ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं, आई विल लेट यू नो. तो ये 4 एलिमेंट्स जो होते हैं ये कंपलसरी होते हैं क्वेश्चन में. ये हमें हमेशा ये आइटम्स गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, लोन एंड लीज के क्वेश्चन में. देन इंस्टॉलमेंट अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन आवर ओन, एंड दिस इज द फॉर्मेट दैट वी फॉलो व्हाइल क्रिएटिंग लोन एंड लीज स्टेटमेंट. करेक्ट. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डू कि हमें पहले लोन एंड लीज स्टेटमेंट बनानी है. उसके बाद में दे हैव ऑल्सो आस्क्ड अस यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग. तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं इसके लिए वील हैव टू यूज सर्टेन फंक्शंस, बट फॉर यूजिंग दोज फंक्शंस हमें पहले लोन एंड लीज स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. करेक्ट. बट उससे पहले हमें जो भी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसे हमें एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें एक्सेल के अंदर उसे रिक्रिएट करना है. सो आई हैव ऑलरेडी रिक्रिएटेड द वे इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ रीपेमेंट. नाउ कम्स पीरियोडिसिटी. सो मैंने अभी बोला कि पीरियोडिसिटी क्योंकि हमें 5 टाइप्स की दी हुई है तो हमें उन 5 टाइप्स का ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा. सो आई विल लेट यू नो कैसे हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हमें वो सारी आइटम्स जो हमारे ड्रॉप डाउन में चाहिए हम यहाँ पर उसे वो सारे आइटम्स को टाइप कर देते हैं. हमें चाहिए बाय मंथली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली. करेक्ट. ऑल्सो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लिख देते हैं. बाय मंथली का मतलब 6 पेमेंट्स इन ईयर, हाफ ईयरली का 2, मंथली 12, क्वार्टरली 4 एंड ईयरली 1. करेक्ट. मतलब इतनी इतनी पेमेंट्स हमें एक साल में करनी है अगर ये पीरियोडिसिटी है तो. करेक्ट. अब हमें इसे ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए जिस भी सेल में ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है, सेलेक्ट दैट सेल, देन गो टू डेटा टैब, गो टू डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट लिस्ट एंड देन सोर्स में जाके वो सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर दो जो हमें अपने ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए एंड प्रेस ओके. ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्वार्टरली. ऑल्सो वन मोर थिंग कि जब आप ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हो और जब आप सारे आइटम्स को लिस्ट के फॉर्म में लिख रहे हो, ऑलवेज राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. अब हमें यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी साइड में लिखनी है. ठीक है. तो इसको जैसे यहाँ पे हमें फॉर्मेट में दिया हुआ है कि क्वार्टरली के साइड में 4 लिखा हुआ है, हमें एक्सेल शीट के अंदर भी वैसे ही चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए क्योंकि अब ये क्वार्टरली जो है, क्वार्टरली कभी ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग. तो हमें यहाँ पर ऐसा फंक्शन लगाना होगा कि जैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए. इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज वी लुकअप फंक्शन. सबसे पहले इक्वल लगाना है, देन टाइप वी लुकअप एंड देन प्रेस टैब. यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पर उसका सिंटेक्स आता है, तो यहाँ से हम सिंटेक्स रीड कर सकते हैं. इट इज आस्किंग फॉर द लुकअप वैल्यू. द लुकअप वैल्यू इज दिस कि मतलब इस वैल्यू को देखकर ये अपनी वैल्यू को अपडेट करे. प्रेस कॉमा, टेबल एरे में जाना है जो हमने टेबल एरे क्रिएट करा है जिसके अंदर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू और मेरे पीरियोडिसिटी लिखी हुई है, उसे सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके, प्रेस कॉमा. उसके बाद में इट इज़ आस्किंग फॉर द कॉलम इंडेक्स नंबर. इसका मतलब कि ये पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं, मतलब जो भी हम इस सेल के अंदर वैल्यूज़ चाहते हैं वो कौन से कॉलम नंबर में है. वो सेकंड कॉलम नंबर में 2 टाइप किया एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया. अब जैसे हम यहाँ से चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. करेक्ट. अब
इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले हम पहले टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स क्या होंगी? हमारा जो भी लोन पीरियड ऑफ रीपेमेंट है, इसका मतलब 6 ईयर्स के अंदर हमारा लोन को रीपे करना है. एंड जो पीरियोडिसिटी है यहाँ पर इट इज़ 4. इसका मतलब 4 पेमेंट्स हमें पूरे ईयर के अंदर करनी है. तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल? 6 × 4. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे दैट पीरियड ऑफ रीपेमेंट मल्टीप्लाइड बाय दी पीरियोडिसिटी एंड एंटर. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आ जाएंगी. अब हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट. इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ PMT फंक्शन. ऑल्सो वन थिंग, लाइक इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम कि सिंटेक्स रीड करके समझ नहीं आता कि वो पूछ कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे NPER लिखा है, अब हमें NPER रीड करके समझ नहीं आ रहा कि NPER क्या होता है एग्जैक्टली. तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द फॉर्मूला वी कैन गो टू द फॉर्मूला बार एंड यहाँ पे PMT सेलेक्ट करके ओके एंड ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ये हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन देगा. अब जैसे कि NPER हमें समझ नहीं आ रहा था तो NPER का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया दैट इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन. ठीक है, तो पहले हम रेट का लिखते हैं. रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड. ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस फॉर द पर पीरियड. और हमेशा हम क्वेश्चन जब भी करेंगे हम हमेशा पर पीरियड ही लेते हैं. NPER इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, तो हम इसको हमारे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे. देन इट इज आस्किंग फॉर द प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ लोन, बट हम हमेशा उसे नेगेटिव में लिखते हैं तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे फिर अमाउंट ऑफ लोन का सेल रेफरेंस दे देंगे. देन FV एंड टाइम ये ऑप्शनल है तो इसे हम नहीं फिल कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी वैल्यू. हमारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पर आ गई है. नाउ विल बिगिन विद द लोन एंड लीज स्टेटमेंट. तो पहले हम लोन एंड लीज स्टेटमेंट करेंगे विदाउट गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला. इट विल गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला एंड ऑल्सो इट्स एप्लीकेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड इज़ बेसिकली हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर. इंस्टॉलमेंट नंबर क्या है? तो यहाँ पे हमें सीरियल नंबर लिखना है. तो उसके लिए वील राइट 1 2 एंड देन इसको सेलेक्ट करने के बाद में इस ग्रीन डॉट से इसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ. तो हम जहाँ तक ड्रैग करेंगे हमें वहाँ तक नंबर्स मिल जाएंगे. देन ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस इज़ नथिंग बट दी अमाउंट ऑफ लोन. सो इक्वल डालने के बाद में इस सेल का रेफरेंस दे देंगे. देन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्रीज कर देंगे एंड देन डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी. इसे भी फ्रीज कर देंगे. करेक्ट, एंड देन एंटर. इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करी है. तो यहाँ पर हमें बस इस सेल का रेफरेंस देना है एंड इसे फ्रीज करना है. देन क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस इज द ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट एंड एंटर. तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया. नाउ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेकेंड पीरियड इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर. सो यहाँ पे हम इस सेल का रेफरेंस दे देंगे एंड एंटर. नाउ विल सेलेक्ट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट पीरियड एंड इसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ एंड यहाँ से इस सबको सेलेक्ट करा एंड देन वी विल ड्रैग इट डाउन. सी, ये हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया है लोन लीज का. यहाँ पर जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुका है. ठीक है, तो मतलब इसके बाद में कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके बाद हम देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे नेगेटिव में आ रही हैं, रेड में लिखी हुई हैं. तो ये हमारा लोन एंड लीज स्टेटमेंट बन चुका है. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर जब मेरा बैलेंस 0 हो चुका था उसके बाद में भी इट इज़ शोइंग अस ऑल ऑफ दीज नंबर्स क्योंकि मैंने उसे जहाँ तक ड्रैग किया जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वहाँ तक उसने वो सारे नंबर्स को कैलकुलेट करा है. बट आइडियली होना क्या चाहिए, अगर बैलेंस 0 हो चुका है उसके बाद तो कोई वैल्यू उसको शो ही नहीं करनी चाहिए. बट प्रॉब्लम यही है कि जब हम गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलता है. इसलिए हम गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसके
अननेसेसरी नंबर्स हमें नहीं मिलते हैं, जहाँ तक रिक्वायर्ड है वहाँ तक ही हमें दिखता है। अब गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं दो फंक्शन, एक होता है हमारा इफ फंक्शन और एक होता है हमारा इफ काउंट फंक्शन। इफ काउंट फंक्शन, ये हमारे दो फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला के लिए। इफ फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज़ इन दी पीरियड्स कॉलम एंड इफ काउंट फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज़ इन दीज 4 कॉलम्स। करेक्ट। अब मैंने इन दोनों फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है। उसके अंदर मैंने ये टॉपिक भी कवर करा है कि हम सेल्स को फिक्स कब करते हैं। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम कि हम सेल्स को फिक्स कब करते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता है कि कब मुझे उसको फ्री रखना है, कब मुझे फ्रीज करना है, सो यू कैन प्रॉब्ली चेक दैट वीडियो आउट, when to fix the cells, and it has also covered all the common functions that are used in MS Excel। तो उसके अंदर मैंने if और if count फंक्शन दोनों का पर्पस बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है इन दोनों के पर्पस के बारे में, देन प्लीज़ अभी इसको पॉज करके वीडियो को पहले वो वीडियो देखो एंड देन कम टू दिस वीडियो। नाउ अब हम यहाँ पे गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया, इसके बाद जो सेकंड वाला नंबर आएगा इसकी जगह पे हम इफ़ का फंक्शन लगाएंगे, टाइप इफ़, एंड यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ द प्रीवियस नंबर इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, फ्रीज टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, पुट कॉमा, देन गिव अस द नेक्स्ट नंबर, इट मीन्स दिस नंबर प्लस 1, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन कीप इट ब्लैंक। ब्लैंक रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा पहले ओपन करना है, देन प्रेस स्पेस बार एंड देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। अब देखना, अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो क्या होता है, ये देखो मैंने इसको यहाँ तक ड्रैग करा बट नंबर्स ये कहाँ तक दिखा रहा है, नंबर्स सिर्फ ये 24 तक दिखा रहा है। क्यों, अभी क्यों दिखा रहा है ऐसे, ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इफ द प्रीवियस नंबर इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो हमें आप नेक्स्ट वाला नंबर दो, बट इफ इट इज नॉट स्मॉलर देन 24 तो आप हमें नेक्स्ट वाले नंबर मत दो, ब्लैंक दे दो उसकी जगह पर। तो अब हमें यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी बताया था कि जो पीरियड होता है वो हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर होता है, तो यहाँ पर हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट्स 24 जाएंगी, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 24 तक ही नंबर चाहिए। करेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे इन 4 कॉलम्स के अंदर। ओपनिंग बैलेंस का फॉर्मूला जो है वो सेकेंड ईयर में आके चेंज हो जाता है, तो इसलिए अब इसको सेकेंड ईयर में ही हम लोग इफ़ काउंट फंक्शन लगाएंगे। फर्स्ट ईयर में हम इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लगाएंगे, आई मीन फर्स्ट पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे हम इफ़ काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ़ काउंट, देन वी विल गिव सेल रेफरेंस ऑफ दिस नंबर एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि अगर इस सेल के अंदर कोई वैल्यू है देन इक्वल टू 1 के बाद कॉमा प्रेस करेंगे। इसका मतलब अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो। बट इफ़ दिस इज़ फॉल्स, इसका मतलब कि अगर इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो कीप इट ब्लैंक। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, प्रेस स्पेस बार, इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड ब्रैकेट, एंड हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये कहाँ तक दिखाएगा, ये हमें सिर्फ 24 इंस्टॉलमेंट नंबर तक ही दिखाएगा। पहले हम सब में काउंट फंक्शन लगा देते हैं, उसके बाद सबको एक साथ ड्रैग करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़, इफ़ काउंट गिव सेल रेफरेंस ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 1, if it contains value then it is equal to this, otherwise keep it blank. Same we are going to do with the closing balance, if then count function give cell reference of this number equal to 1 and is, अगर इसमें कोई वैल्यू है तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक, एंटर। इस ओपनिंग बैलेंस में भी हमें लगाना होगा,
यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया था ना, यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ लोन का रेफरेंस दिया था, बट सेकंड वाले ईयर में आगे हमने बोला था ओपनिंग बैलेंस दी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि यही फॉर्मूला हमने नीचे ड्रैग करा है. इफ़ काउंट गिव द सेल रेफरेंस ऑफ दिस equal to 1, put comma, if it has some value then the opening balance is this, but if the condition is false then keep it blank and enter. Now we are going to do the same thing. इसको ड्रैग करा एंड अब इस चीज़ को सेलेक्ट करा एंड अब इसे हम ड्रैग करेंगे. सी अब क्या होता है, ये सब क्लीन हो गया, सारा गार्बेज क्लीन हो गया. सो यही इसका पर्पस है कि ये इसे राउंड ऑफ भी कर देते हैं. हाँ, तो यही इसका पर्पस होता है कि हमारे पास जो अननेसेसरी वैल्यूज़ होती हैं ये उन सारी वैल्यूज़ को हटा देता है और हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमें ये वैल्यूज़ देता है. अब अगर मैं ऊपर यहाँ पर क्वार्टरली से कर दूँ हाफ ईयरली, सी ये उतना ही दिखाएगा जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो यही गार्बेज क्लीनिंग का पर्पस होता है. आई होप ये समझ आया होगा कि हम कैसे गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. अब हम बाकी के जो पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के हम वो सॉल्व करते हैं. इट आस्क अस टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर अ गिवन इंस्टॉलमेंट नंबर 10, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल टू बी पेड फॉर गिवन इंस्टॉलमेंट नंबर 10, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर. पहले ये दो कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी रीड करेंगे. तो उन्होंने हमसे पूछा है, इसको वापस से क्वार्टरली कर लेते हैं. उन्होंने हमसे पूछा है कि इंस्टॉलमेंट नंबर 10 के अंदर क्या इंटरेस्ट हम उन्हें पे करने वाले हैं. दो यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है, बट दे हैव आस्क्ड अस टू यूज़ अ फंक्शन फॉर दैट. उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं IPMT. अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला हेयर हम फॉर्मूला बार पर जाते हैं एंड यहाँ पर IPMT यहाँ पर है, प्रेस ओके. Now it is asking for the rate. Rate is this divided by the periodicity, PER. Now PER is the period for which we want to find out the interest. हमें इंटरेस्ट निकालना है 10th पीरियड के लिए, तो हमने 10th पीरियड का सेल रेफरेंस दिया. देन इट इज़ आस्किंग NPER विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स एंड देन प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पहले माइनस का साइन लगाना है, देन अमाउंट ऑफ लोन का रेफरेंस दे दिया. ठीक है, ओके. So here we got the amount of interest. See, it is equal to this one. और उन्होंने बोला है कि हमें इसी इंस्टॉलमेंट के अंदर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल हमने जो पे करा है हमें वो फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं PPMT. तो PPMT को सेलेक्ट करा, प्रेस ओके एंड रेट अगेन 10% डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी एंड देन वी हैव टू फाइंड इट फॉर द 10th पीरियड. 10th पीरियड का रेफरेंस दे दिया. NPER इज अगेन द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट का सेल रेफरेंस दे दिया. प्रेजेंट वैल्यू को हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव में लिखा एंड प्रेस ओके. तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है. प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो यहाँ पर इस रो के अंदर नहीं लिखी हुई है. ये हमारी कब आएगी, जब आप इंस्टॉलमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे ना, तो ये अमाउंट आपकी आएगी कि आपने कितना प्रिंसिपल पे करा है. अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर इंस्टॉलमेंट नंबर 5 to 10, मतलब कि 5 से लेकर 10 इंस्टॉलमेंट तक हमने टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करा है. एंड यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि 5 to 10 इंस्टॉलमेंट तक हमने कितना प्रिंसिपल पे करा है. तो इसे भी फाइंड आउट करते हैं, यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं इसे. इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं कि अगर मुझे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी CUM/IPMT फंक्शन. प्रेस ओके. यहाँ पर दोबारा से मुझे रेट का रेफरेंस देना है डिवाइडेड बाय 4 एंड देन NPER which is the total number of payments and then present value. Now whenever we are calculating the cumulative principal or cumulative interest, मतलब CUM/IPMT and CUM/PRINC फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव वाले फंक्शन हम जब भी यूज़ करते हैं उस केस के अंदर हमारी प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी. डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट ऑफ लोन का रेफरेंस देना, माइनस का साइन नहीं लगाना है. ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग स्टार्ट पीरियड. स्टार्ट पीरियड है हमारा 5 से लेकर 10 तक करना है. एंड पीरियड है हमारा 10. देन
अब एक और बात, हमने जो पहले जो भी फंक्शंस लगाए थे उसमें टाइप जो था वो कंपलसरी नहीं था, बट इसमें बोल्ड में लिखा है, मतलब टाइप कंपलसरी है। नाउ बेसिकली टाइप होता क्या है? टाइप यहाँ पे लिखा है टाइमिंग ऑफ द पेमेंट। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो बिगिनिंग में पे करी जाती है, तो यहाँ पे हम टाइप प्रेस करते हैं 1, और अगर हमें लिखा होता है कि हम एंडिंग में दे रहे हैं हमारी इंस्टॉलमेंट, तो हम प्रेस करते हैं 0। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें मेंशन करें कि एंडिंग है ना है बिगनिंग, तो हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पे 0 या 1 में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया एंड ओके। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगा हमेशा। क्यूमुलेटिव की जो वैल्यू है, क्यूमुलेटिव फंक्शन लगा होती है हमेशा नेगेटिव में आता है, तो इसलिए क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है -1, जिससे कि इसके आगे नेगेटिव का साइन हट जाए। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है 5 से लेके 10th इंस्टॉलमेंट नंबर का। सो वील गो फॉर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फंक्शन विच इज़ दिस वन। सेलेक्ट ओके, देन अगेन रेट का रेफरेंस देना है, रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, NPR टोटल नंबर ऑफ पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगी। स्टार्ट पीरियड इज 5th इंस्टॉलमेंट, एंड पीरियड इज 10th इंस्टॉलमेंट, एंड देन टाइप में जाकर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है एंडिंग बिगनिंग, तो मैं 0 प्रेस कर रही हूँ एंड प्रेस ओके। नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आया। इसका नेगेटिव साइन हटाने के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद -1 एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, ऊपर हेडिंग दे देते हैं इसके, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, एंड यहाँ पर क्यूमुलेटिव IPMT, एंड ये हमारा था इंटरेस्ट ये था, एंड ये हमारा था प्रिंसिपल। करेक्ट। सो हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे पूछा था, हमने वो फंक्शंस यूज़ करके फाइंड आउट कर दिया है। ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड द लोन एंड लीज स्टेटमेंट. So I hope you must have understand how do we apply garbage cleaning formula using if and if count function. So this is it for the video. Also there are 2 more videos on loan and lease statement in which I have covered rescheduling of periodicity, rescheduling of rate and floating rate of interest, which are important from the examination point of view. So basically जो 3 videos बनाए हैं loan and lease statement में, I tried my best कि सारे variety जितनी possible हो सकती हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो cover हो जाएँ उसके अंदर. So you can check those 2 videos as well. So this is it for the video. I hope you liked it, and thanks for watching.